जुनून, प्यार और दोस्ती चैप्टर 4। वेदांत और बाकी तीनों लड़के अपने उसी सीक्रेट अपार्टमेंट में बैठे थे जो रिया के घर के ठीक सामने था। आज वेदांत एकदम गुमसुम था। वहीं बाकी तीनों के बीच बहस चल रही थी जिस वजह से वेदांत का सब्र टूटता जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। वो हमारी नायरा कैसे हो सकती है? रुद्र बोला। सही कहा, वो लड़की किसी भी एंगल से हमारी नायरा जैसी नहीं दिखती, आरव ने कहा। लेकिन अगर वो हमारी नायरा नहीं है तो उसने बिल्कुल उसी तरह वेदांत की बैंड कैसे बजा दी जैसे नायरा बजाती थी? आर्यन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला। शट अप, जस्ट शट अप। अचानक से वेदांत चिल्ला पड़ा। उसका गुस्सा देख सभी एकदम चुप हो गए। सब्जी मंडी बनाकर रखा है, कब से देख रहा हूँ, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। वो गुस्से में सब पर बरसने लगा। और तुम सब घूम फिरकर मुझ पर ही क्यों आ रहे हो? क्या लगा रखा है? बैंड बजा दी, बैंड बजा दी। वेदांत के सब्र का बांध अब टूट गया था। वो तो इसीलिए क्योंकि उसने सच में तुम्हारी बैंड बजा दी थी। आर्यन ने भी धीरे से फुसफुसाते हुए बोला। क्या कहा तुमने? वेदांत का गुस्सा देख वो घबरा गया। नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम गुस्सा मत करो वेदांत, हम सब तो बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की ने आज जो तुम्हारे साथ किया उससे हम सबको यही लगा जैसे वो हमारी नायरा ही है। नायरा का जिक्र आते ही वेदांत फिर से शांत हो गया। सुनो वेदांत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की हमारी नायरा हो सकती है? आरव ने भी सबकी तरफ देखते हुए बोला। सबका सवाल सुन वेदांत वापस नीचे बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने आज जो भी किया वो देखकर मुझे भी एक पल के लिए लगा जैसे वो हमारी नायरा ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसी भी तरह से हमारी नायरा नहीं लगती। उसकी आंखें देखी है तुम लोगों ने? वेदांत ने सबकी तरफ देखते हुए सवाल किया। हाँ, देखी है मैंने। नायरा की आंखें ऐसी नहीं थी, आरव बोला। तभी अचानक रुद्र को एक फैक्स रिसीव हुआ। उसकी आवाज़ से वो तुरंत उठा और उन पेपर्स को लेकर पढ़ने लगा। उन्हें पढ़ते ही उसने बाकी सबके हाथ में उन्हें रख दिया। ये देखो, इसमें उस लड़की की सारी डिटेल्स है। ये किसी भी एंगल से हमारी नायरा की डिटेल्स से मैच नहीं होती। रुद्र की बात सुन बाकी सब भी उन डिटेल्स को पढ़ने लगे। तो क्या हम सबको कोई गलतफहमी हो रही है? आर्यन उदास होकर बोला। गट फीलिंग्स भी कोई चीज़ होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस लड़की से मिलकर बड़ा अजीब सा लगा। आरव हैरान होते हुए बोल पड़ा। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था जब हम उससे मिले। रुद्र आर्यन की तरफ देखकर बोला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं? एक जैसे नेचर वाले ना जाने इस दुनिया में कितने ही लोग होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन सबको अपनी नायरा से कंपेयर करेंगे, आरव बोला। ये सही कह रहा है, ज़्यादा नहीं सोचते। किस किस को भूख लगी है बताओ जल्दी, आर्यन ने सबसे पूछा। सभी को यार, जल्दी जाओ और कुछ अच्छा सा बनाओ, रुद्र सोफे पर पसरते हुए बोला। नॉट एट ऑल, इतना सब देखने के बाद मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं जाऊं और खाना बनाऊं। मैं सामने वाले रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने जा रहा हूं। सुना है वहाँ का खाना टेस्टी होता है। आर्यन ने फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने लगा। कहीं से भी लाओ लेकिन खाना लाओ बस, वरना कुछ देर में मेरी भूख के मारे बैंड बज जाएगी। रुद्र की बात सुन आरव मुस्कुरा पड़ा। आर्यन ने नंबर डायल किया और उन सब के लिए खाना ऑर्डर किया। फ़ोन रिया की माँ ने उठाया था। उसने उनका ऑर्डर लिया और कह दिया कि वो कुछ ही देर में खाना डिलीवर कर देगी। वहीं दूसरी ओर रिया अपने रूम में थी और बिस्तर पर उल्टी पड़ी हुई थी। उसने ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रखा था। उसे रह रहकर आज ऑफिस में जो हुआ वो याद आ रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही एम्बेरस हो रही थी। क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की? उसने अपने ही सर पर मार लिया। वो रोते हुए उठकर बैठी। उसके बाल भी पूरी तरह बिखर चुके थे। मैंने अपने ही हाथों सब खराब कर दिया। अब तक तो वो सब समझ चुके होंगे कि मैं ही नायरा हूँ। नो नो, ये मैंने क्या कर दिया? वो खुद से ही गुस्सा थी। तभी नीचे से उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई। रिया, रिया बेटा। हाँ माँ। बेटा ज़रा नीचे आना तो। हाँ माँ, बस अभी आई। रिया ने अपना हुलिया ठीक किया और वो जल्दी से नीचे आई। नीचे जाते ही उसकी माँ ने उसे पार्सल डिलीवर कराने के लिए कहा, जिससे उसका मुंह बन गया। उसने साफ साफ मना कर दिया, पर उसकी माँ ने उसे ये कहकर मना लिया कि उसे बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट में ही फूड डिलीवर करना है
और साथ ही उनके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर भी आया हुआ है। उस वक्त उनकी नानी भी वहाँ पर नहीं थी उनकी मदद करने के लिए। इसीलिए रिया ने उनकी बात मान ली और पार्सल लेकर वहाँ से निकल गई। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उस वक्त वहाँ रेस्टोरेंट में बैठा वो कस्टमर उसे ही घूर रहा था। उसे देख उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। वो आदमी 27-28 की उम्र का एक हट्टा-कट्टा और हैंडसम आदमी था। उसने पर्पल शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी, हाथ में महंगी घड़ी, आंखों पर रिमलेस ग्लासेस पहने थे। दिखने में वो काफ़ी अच्छा था। रिया ब्यूटीफुल नेम, उसने मुस्कुराते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहा। रिया के जाते ही उसकी माँ ने उस आदमी को सर्व किया। रिया की माँ को भी दिखने में वो आदमी काफ़ी पोलाइट और अच्छा लगा, पर वो उसके दिमाग के शैतानी ख्याल कहाँ जानती थी। वहीं दूसरी ओर रिया आर्यन का मंगाया पार्सल लेकर सामने वाली बिल्डिंग में दाखिल हुई। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक्सक्यूज़ मी सर, आपका पार्सल है, उसने आवाज़ दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। कमाल है यार, यहाँ तो कोई है ही नहीं, फिर खाना क्या इन दीवारों ने ऑर्डर किया है। वो खुद से ही बड़बड़ाई, एक्सक्यूज़ मी सर, कोई है यहाँ? आपका पार्सल लेकर आई हूँ। इस बार उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ लगाई। हाँ, ऊपर आ जाओ। ऊपर से आर्यन ने आवाज़ दी। ओह, वो तो ऊपर है, मैंने सीढ़ियों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने पार्सल उठाया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। वो कमरे के बाहर आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। सर, आपका पार्सल। रिया की आवाज़ सुनते ही रुद्र के बेजान शरीर में जान आ गई, क्योंकि उसे भूख बहुत लगी थी। हाँ, अंदर आ जाओ। तभी आर्यन ने अंदर से आवाज़ दी, जिसे सुन रिया ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। ये लीजिए आपका खाना सर। वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही उसकी नज़र सामने गई। उसके ठीक सामने अभी वेदांत बैठा था। उसके आसपास बाकी तीनों, वो सब भी उसे वहाँ देखकर हैरान हो गए। तभी अचानक वेदांत उसे देखकर गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम! वेदांत और रिया एक दूसरे को देखकर एक साथ चिल्ला पड़े। वो आवाज़ सुन बाकी तीनों ने अपने कान बंद कर लिए और अपने आप को फिर एक महाभारत के लिए तैयार कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया को देखते ही वेदांत का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। रिया भी चिल्ला पड़ी। ओ शट अप! तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। ओ हेलो मिस्टर, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे जंगली हाथी का पीछा करने का। जैसे ही रिया ने ये कहा, वेदांत के होश उड़ गए और बाकी सब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या कहा तुमने मुझे? वेदांत फिर से गुस्से में गुर्राया। जंगली हाथी? मैंने तुम्हें जंगली हाथी कहा, वो जंगली हाथी जिसे भीगने से डर लगता है। रिया जोर जोर से हंस पड़ी, जिससे बाकी सबके डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन रिया की ये बात सुनते ही वेदांत अचानक से चुप हो गया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे भीगने से डर लगता है? उसका सवाल सुनकर अचानक रिया की भी बोलती बंद हो गई। बाकी सब भी उसके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। अरे नहीं, मैं तो फिर से फंस गई। अब क्या करूं? रिया मन ही मन बहुत घबरा गई। उसने आसपास नज़र घुमाई तो वो चारों उसे घूर कर देख रहे थे। वो मैंने सुबह तुम्हें धमकाया, तब तुम जिस तरह से डर रहे थे उसे देखकर कोई भी पागल बता सकता है कि तुम्हें भीगने से डर लगता है। उसका जवाब थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग था, इसीलिए वेदांत थोड़ा शांत हुआ। ये लो, ये रहा तुम लोगों का खाना। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो बार बार तुम जैसे जिद्दी से पाला पड़ रहा है मेरा। वेदांत आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रिया ने खाना वहीं पटक दिया और गुस्से में वहाँ से निकल गई। अरे रुको तो, अपना पेमेंट तो लेती जाओ। अचानक आर्यन पीछे से चिल्लाया। नो थैंक्स, ये खाना मेरी तरफ से ट्रीट समझो। शायद तुम सब सच में भूखे हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है और उसी वजह से तुम अपने इस घमंडी और खड़ूस दोस्त को सहन कर रहे हो। वैसे इसमें बच्चों वाली आइसक्रीम भी है, हो सके तो अपने दोस्त के दिमाग में भर देना, जल्दी गर्म नहीं होगा। रिया उन सबको ताना मारते हुए वहाँ से निकल गई। क्या कहा इसने? घमंडी खड़ूस? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वेदांत गुस्से में चिल्लाया और उसके पीछे भागा। ये देख बाकी तीनों उसे रोकने लगे, लेकिन वो उन्हें धकेलकर आगे निकल गया। अभी भी रिया की माँ काउंटर पर बैठी थी। शॉप में बस एक ही कस्टमर था, इसीलिए वो रिलैक्स थी। उन्होंने देखा
वो कस्टमर आराम से खाना खा रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और सामने टेबल पर रख रिया की 5 साल पुरानी कुछ तस्वीरें देखने लगी। रिया उनमें काफ़ी अलग और सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे की वो मुस्कान बहुत ही प्यारी थी और अनमोल थी। उस एक हादसे ने मेरी बेटी को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी लगता है कि काश वो सुंदर ना होती। अगर वो एक ऑर्डिनरी चाइल्ड होती तो आज वो जिस दौर से गुजर रही है वो सब होता ही नहीं। रिया की सुंदर तस्वीरें देखते हुए उनके दिमाग में यही सब चल रहा था। वो ख्यालों में इस कदर डूब गई थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि कब वो कस्टमर उठकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, उसने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उनकी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। हेलो मैम। जब उसने टेबल पर अपना हाथ थपथपाया तो वो ख्यालों से बाहर आई। ओह यस सर, आपका पेमेंट। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए टेबल पर पैसे रख दिए। रेखा जी ने तुरंत वो पैसे उठा लिए और चेंज तलाश करने लगी। उसी वक्त उस आदमी की नज़र टेबल पर रखे उनके फ़ोन पर गई, जिसमें रिया की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते ही उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई। वो ये तुरंत समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। तभी रिया की माँ ने उसे उसके पैसे थमा दिए। ये लीजिए सर, दोबारा ज़रूर आइएगा, रेखा जी ने मुस्कुराकर कहा। उस आदमी ने पैसे पॉकेट में रखे और उनकी तरफ देखकर बोला, क्या क्या ये आपकी बेटी है? उनका सवाल सुन रेखा जी ने तुरंत उसकी तरफ हैरानी से देखा। उन्होंने पाया उसकी नज़र उनकी रिया की तस्वीर पर टिकी थी, इसीलिए उन्होंने जल्दी से अपना फ़ोन उठा लिया और अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए हाँ में सिर हिलाया। ये वही है ना जो कुछ देर पहले यहाँ से गई थी? उसके सवाल पर ना चाहते हुए उन्होंने फिर से अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देख वो आदमी मुस्कुराया। ओह ये तो बहुत सुंदर है, शुक्रिया। वैसे करती क्या है ये आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रेखा जी ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए पूछा। क्यों ना आप इसकी शादी मुझसे करवा दें। जैसे ही रिया की माँ ने यह सुना वो हैरान हो गई, पर गुस्से से उनका खून खौलने लगा। ये बहुत सुंदर है, मैंने आज तक इनके जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आपको इसके लिए मेरा जैसा मर्द भी कहीं नहीं मिलेगा। वो ये सब मुस्कुराते हुए बड़े ही कैजुअली कह रहा था, लेकिन उसकी बातें सुन रेखा जी काउंटर से बाहर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे हर तरह से खुश रखूँगा। आई विल सेटिस्फाई हर, बल्कि उसे हर तरह से खुश रखूँगा, हर दिन और हर रात भी। वो आदमी बड़े ही घटिया एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा रेखा जी ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उनके ऐसा करते ही उस आदमी का चश्मा निकलकर नीचे गिर गया। फिर भी रेखा जी गुस्से में उबर रही थी। आखिर खुद को समझता क्या है, हर बार मुझसे लड़ने के ही मूड में रहता है। रिया गुस्से में तमतमाते हुए उस अपार्टमेंट से बाहर आई, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि कई सारे पड़ोसी उसी के घर के सामने खड़े थे और उनकी माँ एक आदमी को धक्का देते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रही थी। निकल निकल यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रेखा जी ने उसे बाहर धक्का दे दिया। ये देख रिया के होश ही उड़ गए। आप गलती कर रही है, वो आदमी बोला। लगता है तुझमें शर्म ही नहीं बची है, इसीलिए तो इतना सब होने के बावजूद तू यहीं खड़ा है। निकल निकल यहाँ से, मैंने कहा यहाँ से निकल। उन्होंने उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। माँ, रिया उनकी तरफ भागी। माँ रुक जाओ, ये आप क्या कर रहे हो? रिया ने उनको रोका, लेकिन नीचे गिरने की वजह से अब उस आदमी को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में उठकर खड़ा हुआ। मैं कब से तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोला। तुझे अभी बताती हूँ कि मैं किसके लायक हूँ। रेखा जी भी गुस्से में घुर्राई। रिया ने अपनी माँ को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वो उस आदमी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस आदमी ने गुस्से में अपना बैग उठाकर उनकी तरफ तेजी से दे मारा। रिया ने देखा कि वो बैग भारी था और इसीलिए उसकी माँ को चोट लग सकती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ को बाहों में छुपा लिया
और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। वो डर तो बहुत गई थी, लेकिन अपनी माँ को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं लगी, उसने अपनी आंखें खोलकर पीछे देखा। उसके पीछे वेदांत उसे और उसकी माँ को कवर किए खड़ा था और उसके ठीक पीछे आर्यन, आरव और रुद्र भी खड़े थे। तभी वेदांत का चेहरा रिया की ओर और उन तीनों का चेहरा उस आदमी की ओर था। इससे पहले कि वो बैग रिया, उसकी माँ या फिर वेदांत को छू पाता, उससे पहले ही वो तीनों ही बीच में आकर खड़े हो गए थे। रुद्र ने वो बैग पकड़ लिया था। उसने उसे वेदांत की तरफ पहुंचने ही नहीं दिया था। रिया तक पहुंचना तो दूर की बात थी। रिया तो उन सबको देखती ही रह गई। रिया की माँ भी उन चारों को देखकर हैरान रह गई थी। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी उन्हें देखकर अचंभे में थे। वेदांत रिया से दूर हटा और बोला, डोंट गेट स्कैर्ड, तुम ठीक हो ना? तभी आर्यन खड़े उस आदमी से बोला, हे ब्रो, लगता है तुम एक बहुत ज़रूरी बात भूल रहे हो। ये सुनते ही वो आदमी हैरान हो गया। यही कि असली मर्द वो नहीं जो औरत पर हाथ उठाए। रुद्र बोला, असली मर्द वो है जो कि उनकी इज्जत करे, उनके सामने सर झुकाए। आरव ने आर्यन और रुद्र की अधूरी बात पूरी की, जिसे सुन रिया समेत वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी वो आदमी ज़ोर से चिल्लाया, मेरे मामले में बोलने वाले, आखिर तुम लोग होते कौन हो? आखिर तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? अरे तुम्हारे लिए तो बस रुद्र ही काफ़ी है। रुद्र ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर अजीब सा मुस्कुराते हुए बोला, रुद्र, ज़रा इसे बताओ कि तुम असल में कौन हो? वेदांत भी अपना कोट ठीक करते हुए आगे आया। तभी रुद्र ने उस आदमी का बैग उसी की तरफ वापस उछाल दिया, जिस वजह से वो बैग सीधा उसके पैरों के पास जाकर गिरा। मैं हूँ इस शहर का नया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एसपी रुद्र डिसूजा। जैसे ही रुद्र ने यह सबसे कहा, वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। जैसे ही उस आदमी ने यह सुना, वो एक पल के लिए हड़बड़ा गया। मैम, आप बताइए, क्या किया इस आदमी ने? क्या आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती है? रुद्र ने बड़े ही आराम से रेखा जी के पास जाते हुए बोला। रेखा जी का मन तो था कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन करे, लेकिन वो ये नहीं कर सकती थी क्योंकि रिया इस वक्त उनके पास में ही खड़ी थी। वो उनके सामने अंदर जो भी हुआ वो किसी भी हालत में उजागर होने नहीं दे सकती थी। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, बस इस इंसान से कहो कि अगली बार अगर ये मेरे शॉप तो दूर है, लेकिन इस गली के आसपास भी नज़र आया ना, तो मैं इसकी अच्छे से खातिरदारी करूँगी। रेखा जी की बात सुने रुद्र उस आदमी की तरफ पलटा और बोला, सुना ना तुमने? उसके सवाल पर उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। ग्रेट, तो अब जल्दी निकलो यहाँ से। सुबह से मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें मारकर शांत करना पड़े। रुद्र की बात सुने उस आदमी ने डर के मारे नीचे गिर गया, अपना बैग उठाया और वहाँ से निकल गया। ये देखकर रेखा जी की जान में जान आई। सब लोग रिलैक्स हो गए। तभी रिया भी अपनी माँ से पूछने लगी कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन तभी वेदांत ने देखा कि उस आदमी ने जाते हुए रिया की तरफ एक नज़र घूरकर देखा। उसकी वो नज़र पता नहीं क्यों पर वेदांत को बहुत अजीब लगी, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला गया, इसीलिए उसने भी वो इग्नोर कर दिया। अरे भाई, अब अपने अपने घर जाओ, मूवी ख़त्म, पैसा आज़म, जाओ अपने अपने घर। आर्यन ने सब पड़ोसियों को वहाँ से भगा दिया। तभी आरव आगे आया और रिया और रेखा जी के पास गया। सुनिए आंटी, रिया, आप दोनों ठीक है ना? आंटी, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? उसके सवाल पर दोनों माँ बेटी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, रेखा जी ने हड़बड़ाकर उसकी बात का जवाब दिया। तुम सबका बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने बहुत मदद की। रेखा जी ने उन सबका शुक्रिया किया। कोई बात नहीं आंटी। आर्यन भी मुस्कुराकर बोला, अगर ये आदमी आपको फिर से परेशान करे तो हमें बताइएगा। वो सामने वाला अपार्टमेंट वो हमारा है, हम में से कोई ना कोई हर वक्त वहाँ होता ही है। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन वेदांत
अब भी चुप था, जिस वजह से रिया उसी की तरफ देखे जा रही थी। रिया, रेखा जी और उसकी नानी सभी एक साथ बैठे थे। माँ, प्लीज़ बताइए कि आखिर क्या हुआ था। रिया रेखा जी से पूछे जा रही थी। बताइए न माँ, आप उस आदमी से लड़ क्यों रही थी? हाँ बेटा, आखिर क्या हुआ था? अंकिता जी ने भी पूछा, लेकिन रेखा जी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे वो दोनों और परेशान हो रही थी। तभी रेखा जी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए बताना शुरू किया। रिया, माँ, उस आदमी से मेरी पैसों से लेकर लड़ाई हुई थी। उसने मुझे पैसे दिए ही नहीं और बोल रहा था कि उसने पैसे दे दिए हैं। तो अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे छोड़ देती। ये रेस्टोरेंट मैंने मुफ्त में खाना बांटने के लिए थोड़ी बनाया है। उनकी बात सुन नानी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन तभी रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने इस वजह से उस आदमी से इतना झगड़ा किया। अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैं उन चारों बंदरों को खाना फ्री में दे आई, तब ये मेरी जान ही ले लेगी। रिया मन ही मन डर रही थी। रिया बेटा, जैसे ही उन्होंने रिया का नाम पुकारा, उसकी रूह कांप गई। हाँ माँ, बोलिए, क्या कहा आपने? बेटा, क्या तुम्हें पता था कि वो चारों यहाँ शिफ्ट हुए हैं? उनका सवाल सुने रिया थोड़ी शांत हो गई। नहीं माँ, जब मैं वहाँ पार्सल देने गई तब मुझे पता चला। इसे ही तो किस्मत कहते हैं। 5 सालों तक तुम अपनी किस्मत से भागती रही, लेकिन आज वो फिर से तुम्हारे सामने आकर खड़ी है। नानी की बात सुन रिया फिर से उदास हो गई। पर सच तो यही है ना नानी, कि मैं बस इस किस्मत के साथ चल सकती हूँ, लेकिन उसे कभी पा नहीं सकती। वो वहाँ से उठकर गर्दन झुकाए अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी उदासी और बेचैनी देखकर उसकी माँ और नानी दोनों को ही बहुत बुरा लगा। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, अंकिता जी परेशान होते हुए बोली। तभी रेखा जी ने उन्हें पुकारा। माँ, हाँ बेटा, मुझे आपको कुछ बताना है, आज जो हुआ उसके बारे में। उनके ऐसा कहते ही नानी ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। रेखा जी के चेहरे के भाव देख वो समझ गई थी कि बात बहुत गंभीर है। अगले दिन रिया अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। तभी पियून ने उसके डेस्क पर फाइल्स का बड़ा सा गट्ठा पटक दिया, जिसे देख उसकी जान हलक में आ गई। ये सब क्या है काका? ये बॉस ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इन्हें अच्छे से स्टडी करें, वो बोला। लेकिन इतनी सारी, रिया की आंखें फटकर बाहर आने को हो रही थी। बॉस ने कहा है, आप देख लीजिए। इतना कहकर वो पियून वहाँ से चला गया। वो मन में चिल्लाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कल जो भी हुआ, ये वेदांत डेफिनेटली उसका बदला ले रहा है मुझसे। कल इसके मेरी मदद करने के बाद कहाँ मैं समझने लगी थी कि ये नरम दिल है, और कहाँ ये मुझे ही अपने पत्थर दिल होने का नमूना दे रहा है। इतना काम कोई देता है भला? सुबह आते ही इतना सारा काम पकड़ा दिया, और अब ये सब भी। रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अभी वेदांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी, इसीलिए वो अपने काम में लग गई। लेकिन वेदांत उसे अपने कैबिन से देख रहा था। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसके होठों पर हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई थी। सुन वेदांत, ये सही नहीं है, काउच पर बैठे आरव ने कहा। उसकी बात सुनकर वेदांत पलटा और उसके पास गया। आरव एक किताब में सर गड़ाए बैठा था। क्या मतलब? ये सही नहीं है। वेदांत उसके पास जाकर बैठ गया। तुम मेरा मतलब अच्छे से जानते हो। उस लड़की को इस तरह परेशान करना सही नहीं है। आर्य ने उस किताब को बंद कर साइड में रख दिया। और तुम्हें क्या लगता है, उसने मेरे साथ जो किया वो सही था? वेदांत उसे घूरते हुए बोला। सही तो वो भी नहीं था, पर बताओ कि कल उसकी जगह अगर हमारी नायरा होती तो क्या तुम नायरा के साथ भी ऐसा ही करते? आरव का सवाल सुन वेदांत थोड़ा सा चिढ़ गया। मेरी नायरा में और उस लड़की में बहुत फ़र्क है। फॉर गॉड सेक, इसमें और नायरा में कंपैरिजन मत किया करो। वो आवाज़ बढ़ाकर बोला। अच्छा, क्या फ़र्क है? यही
कि तुम नायरा को पसंद करते हो। आरव ने जैसे ही ये कहा, वेदांत की बोलती बंद हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? वो हड़बड़ा गया। जो सच है और सामने है वही कह रहा हूँ। हम चारों भले ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हें बाकी सबसे ज़्यादा जानता हूँ। आरव उठकर वेदांत के सामने खड़ा हो गया। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अचानक वेदांत ने उससे मुंह फेर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो तुम नज़रें क्यों चुरा रहे हो? वो सुन वेदांत और हड़बड़ा गया। और अभी अभी तूने उसे अपनी नायरा भी कहा। देखो, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मुझे ये बताओ ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हमारी नायरा हमें मिले तो तुम अपने आप को उसके सामने एक ऐसे इंसान के रूप में पेश करो जिसके साथ आने के लिए वो कभी मना ही ना कर पाए, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उससे इतना तो साफ है कि तुमसे बेहतर उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही आरव ने यह कहा, वेदांत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। और वैसे भी नायरा को हमेशा अपने साथ रखने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। अगर वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी तो इसका मतलब साफ है कि वो ज़िंदगी भर हमारे साथ भी तो रहेगी, और हम में से कौन ये नहीं चाहता। आरव के चेहरे की मुस्कान देखकर वेदांत का मन भी मुस्कुराने का कर रहा था, लेकिन उसने अपने जज्बातों को काबू में किया। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो कभी भी नायरा को किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकता। इतने साल उससे दूर रहकर मैं ये अच्छे से जान गया हूँ कि उसके बिना रहना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि हम चारों से बेहतर उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आरव की बातें वेदांत बड़े ही गौर से सुन रहा था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। आर्यन बाहर है, पार्टी के बारे में भूलना मत। और हाँ, उस लड़की के साथ प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। आरव वेदांत को बाय करते हुए उसके कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वेदांत मुस्कुरा पड़ा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान फिर से रिया पर गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। गड़बड़? अरे नहीं, मैं तो उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। बस उसने कल मेरे साथ जो किया है उसकी सज़ा उसे दूंगा। वेदांत एक शैतानी मुस्कान के साथ खुद से ही बोला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ नायरा जैसा बर्ताव करने की? अपने ऊपर हाथ उठाने का हक मैंने सिर्फ मेरी नायरा को दिया है और किसी और को नहीं। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। रिया अपना सिर पकड़े कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी थी। अभी तो मेरा काम आधा भी नहीं हुआ और अभी से मेरे सर में दर्द होने लगा। पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरे साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। बहुत शौक था ना मुझे उससे लड़ने का। पहले वो बस एक हाई स्कूल का बच्चा था, लेकिन अब वो इस मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया है। मुझे पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था, स्पेशली तब जब मैं खुद उसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। अब रिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कॉफ़ी मशीन में अपना कप रखने जा ही रही थी कि उससे पहले किसी ने वहाँ अपना कप रख दिया। जब रिया ने हैरानी से ऊपर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने आर्यन खड़ा था और उसके पास में ही आरव भी। तुम आई मीन आप दोनों यहाँ? वो थोड़ी हड़बड़ाकर बोली। अरे कोई बात नहीं, तुम हमें तुम कहकर बुला सकती हो, आर्यन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, जिसे देखकर रिया थोड़ी रिलैक्स हो गई। वो कल के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं कल वो सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन गुस्से में मुंह से निकल गया। और मैं तुम सबको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ। तुम सब ने कल मेरी मदद की, उसके लिए। उस छोटी सी बात के लिए तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो हम उसकी भी ऐसे ही मदद करते। आरव की बात सुनकर रिया के चेहरे पर
हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन तुम दोनों इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रुद्र तुम्हारे साथ नहीं है। रुद्र वो अपने काम में बिजी है। आफ्टर ऑल वो यहाँ का एसीपी है और हम लोग भी यहाँ किसी खास काम से आए हैं। आर्यन बोला, खास काम? हाँ, हम यहाँ सबको पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं। आर्यन बोला, पार्टी? हाँ, दरअसल वेदांत को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इसीलिए हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और इसीलिए सबको इनवाइट करने आए हैं। अब मुस्कुराकर बोला, और खासकर तुम्हें। आर्यन ने उसकी अधूरी बात पूरी कर दी। मुझे? आर्यन की बात सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, तुम्हें। और ये रहा तुम्हारा स्पेशल इनविटेशन कार्ड। आर्यन ने रिया के हाथ में एक बढ़िया सा इनविटेशन कार्ड पकड़ा दिया। तभी रिया ने जैसे ही उस कार्ड को देखा, उसने झट से उसे वापस कर दिया। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अचानक आरव और आर्यन दोनों ही हैरान हो गए। नहीं ले सकती? लेकिन क्यों? आर्यन ने हैरानी से पूछा। मैं और वो भी उस जंगली हाथी की सक्सेस पार्टी में? ना बाबा ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर क्यों पॉसिबल नहीं है? आरव ने पूछा। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं, हम जितनी बार भी मिलते हैं हमारा झगड़ा हो जाता है, और इस बार मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती कि वो अपने ही मेहमानों के सामने मेरे हाथों से पिट जाए। रिया की बात सुनकर आरव और आर्यन दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। अगले ही पल दोनों हंस पड़े। उन्हें हंसता देख रिया हैरान हो गई। यही तो, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। आर्यन एक्साइटेड होकर बोला। तुम में कॉन्फिडेंट की ज़रा भी कमी नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारा नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। रिया, अगर तुम उस पार्टी में आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी, इसीलिए हो सके तो ज़रूर आना। आरव ने रिया के हाथ में वो कार्ड फिर से थमाते हुए कहा, और आर्यन ने उसके दूसरे हाथ में कॉफ़ी का भरा हुआ कप रख दिया। वो दोनों उसी वक्त वहाँ से निकल गए। लेकिन मैं ही क्यों? तभी अचानक रिया का सवाल सुनकर उन दोनों ने पलटकर देखा। तुम दोनों मुझे ही आने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? रिया का सवाल जायज़ था, क्योंकि तुम हमें किसी की याद दिलाती हो। आर्यन बोला, किसी की याद दिलाती हूँ? रिया, उसने हैरानी से पूछा। हाँ, हमारी सबसे अच्छी दोस्त की, जिससे हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। रिया, आर्यन की ये बात जैसे ही सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरव की मुस्कान भी आर्यन की बात से सहमति जता रही थी। आरव और आर्यन वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल गए, जबकि रिया अभी भी वहीं खड़ी रही। लेकिन दूर खड़ा वेदांत उनकी सारी बातें सुन चुका था और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भी भींच ली थी। नायरा सिर्फ एक ही है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने दोस्तों के दिलों में मेरी नायरा की जगह नहीं लेने दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वेदांत गुस्से में बड़बड़ाया। वो रिया के चेहरे पर छाई प्यारी सी मुस्कान देख पा रहा था, और वही मुस्कान उसे और गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि उसे आर्यन और आरव का नायरा से रिया का कंपैरिजन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।